हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द बिजनेस इकोनॉमिक्स, और जिसके अंदर वी आर गोइंग टू कवर द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड कि कौन सा क्वेश्चन जो है इस चैप्टर के अंदर इम्पॉर्टेंट है। देयर आर टू क्वेश्चन विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, हाउ द प्राइस एंड आउटपुट इज डिटर्मिन अंडर द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। Second question is related to the selling cost, which we will cover in the next video. How the price and output is determined under monopolistic competition. और इसको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, explain the short run and the long run equilibrium under monopolistic competition. एग्जाम के अंदर जो इकोनॉमिक्स का पेपर है, इसको हम किस तरह से लिखते हैं, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके अंदर हमने, जैसे मान लो हमने एग्जाम के अंदर 3 आवर्स का ड्यूरेशन है, उसके अंदर हमने 5 क्वेश्चन करने हैं और ये लेंथी क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर है। तो 35 मिनट्स के अंदर हमने इसको कंप्लीट करना है। पहले आपने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का मतलब लिखना है, डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद इसके फीचर्स, उसके बाद शेप ऑफ डिमांड एंड कॉस्ट कर्व, फिर उसके बाद आपने शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम एंड लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करना है अलोंग विद द डायग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड कि जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है या इम्परफेक्ट कंपटीशन है, एक ये नया कंसेप्ट है। क्योंकि जो परफेक्ट कंपटीशन है, ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है जो रियलिटी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती, जिसके अंदर था कि सारी फर्में जो है होमोजेनियस प्रोडक्ट जो है बनाती हैं, और जो प्राइस है दैट इज डिटरमिन ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। एक्चुअल में जो एग्जिस्ट करता है दैट इज द इम्परफेक्ट कंपटीशन, जिसके अंदर जो परफेक्ट कंपटीशन की कंडीशंस पूरी नहीं होती, तो हम कहते हैं कि ये इम्परफेक्ट कंपटीशन है। 1926 के अंदर प्रोफेसर पैरोस राफा फर्स्ट ऑफ ऑल मेड ए रेफरेंस टू इम्परफेक्ट कंपटीशन, क्योंकि जो परफेक्ट कंपटीशन है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसकी कंडीशन ही पूरी नहीं होती। तो जो कंडीशंस पूरी नहीं होती तो हम कहते हैं कि इट इज ए इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन जो है बहुत सारी वाइडर टर्म है, जिसके अंदर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी आ जाता है, ओलिगोपोली भी आ जाता है, ड्यूपोली भी आ जाता है। बट इस वीडियो के अंदर हमारा जो फोकस रहेगा दैट विल बी ऑन द लर्निंग ऑफ द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। आज जब हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करते हैं, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो है इसके अंदर परफेक्ट कंपटीशन के भी फीचर्स हैं, मोनोपोली के भी फीचर्स हैं। परफेक्ट कंपटीशन के लिए इसलिए फीचर्स हैं क्योंकि इसके अंदर भी बहुत सारे सेलर्स होते हैं और बहुत सारे बायर्स होते हैं। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर क्या है कि नंबर ऑफ सेलर बहुत ज़्यादा होता है, तो वो मार्केट को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते। बायर का नंबर भी बहुत ज़्यादा होता है, वो मार्केट को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते। बट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर भी जो है बहुत सारे बायर्स होते हैं, बहुत सारे सेलर्स होते हैं। मोनोपोली इसलिए होती है क्योंकि हर एक फर्म की जो है एक प्रोटेक्टेड मार्केट होती है अपने प्रोडक्ट के लिए, और इसका जो डिमांड कर्व होता है नेगेटिवली शेप्ड होता है, ऊपर से नीचे की तरफ आता है कि अगर हमने ज़्यादा यूनिट सेल करने हैं तो वी हैव टू रिड्यूस द प्राइस। मोनोपोली के अंदर जैसे मारुति है, तो मारुति नाम जो है रजिस्टर करवाया हुआ है, तो वो कोई नाम और यूज़ नहीं कर सकता। जैसे पेप्सी कंपनी है, तो उसने पेप्सी नाम रजिस्टर करवाया हुआ है, तो इसलिए पेप्सी नाम के ऊपर, पेप्सी ब्रांड के ऊपर उसकी मोनोपोली है। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हैज़ the feature of both, has the combination of both perfect competition as well as of monopoly. जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, इसके अंदर क्या है कि जो लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स होते हैं, जैसे परफेक्ट कंपटीशन के अंदर क्या था कि होमोजीनियस एक जैसा प्रोडक्ट जिसके अंदर हम डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे जब हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स होते हैं क्लोजली सब्स्टिट्यूटेड होते हैं, एक दूसरे के क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, जैसे पेप्सी है, कोक है, फैंटा है, मिरिंडा है। साबुनों के अंदर भी कई तरह की वैरायटी आती है, सर्फ़ के अंदर भी बहुत सारी वैरायटी आती है। तो यहाँ पे बहुत सारे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, दे प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट व्हिच आर क्लोज़ सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर। तो यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का जो मेन फीचर है दैट इज़ द प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। कि हर एक प्रोड्यूसर का जो प्रोडक्ट है, दूसरे से डिफरेंट है। Mrs. John Robinson and Professor Chamberlain in 1933 developed the concept of monopolistic competition in proper form. यहाँ पे जब हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोड्यूसर्स होते हैं। उनका प्रोडक्ट जो होता है क्लोज सब्स्टिट्यूट होता है, उनका एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट प्रोड्यूसर से डिफरेंट होता है। रियलिटी के अंदर प्रोड्यूसर जो है प्रोड्यूस ए वैरायटी ऑफ गुड्स इन द मार्केट,
और वहाँ पे उनका जो कॉम्पिटिशन होता है शेप के बेसिस पे हो सकता है, साइज़ के बेसिस पे हो सकता है, कलर के बेसिस पे हो सकता है, क्वांटिटी के बेसिस पे हो सकता है। अब जैसे पेप्सी और कोक है तो दोनों का कलर सेम है लेकिन दोनों को जब हम अ अ, मतलब लेते हैं तो पेप्सी का थोड़ा-सा मीठा होता है और कोका कोला थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग होता है। तो प्रोड्यूसर इज़ ए मोनोpolist ऑफ हिज़ ओन ब्रांड ऑफ द कमोडिटी। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन है इसके अंदर इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ परफेक्ट कॉम्पिटिशन भी एज़ वेल एज़ ऑफ मोनोपोली। क्योंकि अगर पेप्सी है तो पेप्सी उसने रजिस्टर करवाया हुआ है तो पेप्सी नाम कोई दूसरा यूज़ नहीं कर सकता। और बहुत सारे विक्रेता होते हैं, बहुत सारे सेलर्स होते हैं, बट हर एक सेलर का जो प्रोडक्ट होता है वो दूसरे से डिफरेंट होता है, यूनिक होता है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में बी इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंस इन ब्रांड नेम जैसे पेप्सी एंड कोक। तो ये दोनों अलग-अलग नाम हैं। तो यहाँ पे उनकी क्वालिटी और पैकिंग के अंदर भी डिफरेंस हो सकता है। जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है कि मेरा प्रोडक्ट के अंदर ये क्वालिटी है, दूसरे प्रोडक्ट के अंदर ये क्वालिटी है। तो ये ब्रांड नेम के हिसाब से भी हो सकता है, क्वालिटी के हिसाब से भी हो सकता है, पैकिंग के हिसाब से भी हो सकता है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जो है एक्चुअल भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है। अ, रियलिटी के अंदर रियल का मतलब होता है कि वाक़ई में डिफ़रेंस है। आर्टिफ़िशियल के अंदर क्या है कि थोड़ा-सा है तो सेम ही ऑलमोस्ट लेकिन पैकिंग के द्वारा या कुछ और करके हमने एक-दूसरे से उसको डिस्टिंग्विश बनाया हुआ है। According to Mr. Chamberlain, one of the main feature of monopolistic competition is product differentiation. मीन्स कि गुड्स एक-दूसरे के क्लोज़ सब्स्टिट्यूट हैं। जैसे पेप्सी नहीं मिलती तो हम उसकी जगह पे कोक को इस्तेमाल कर सकते हैं। बट और नॉट होमोजेनियस बट एक जैसे नहीं है। दे डिफर इन कलर, their name may be different, their packing may be different, their size may be different, तो क्वालिटी में भी डिफरेंट। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के पीछे जो लॉजिक है कि क्यों फर्म जो है अपना प्रोडक्ट जो है इसके अंदर डिफरेंशिएशन जो है इंट्रोड्यूस करती हैं। एक तो होता है कि आसानी के साथ हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है इस कंपनी को बिलोंग करता है। और इस तरह जो हर एक फर्म प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इसलिए भी इंट्रोड्यूस करती है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। JB Bains के मुताबिक monopolistic competition is a market structure where there is large number of small sellers selling differentiated but close substitute products. Monopolistic competition एक ऐसी मार्केट सिचुएशन है जहाँ पे बहुत सारे स्मॉल सेलर्स होते हैं जो कि डिफरेंशिएटेड बट एक दूसरे के जो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होते हैं उनके साथ डील करते हैं। लेफ्ट विच के मुताबिक monopolistic competition refer to that market organization in which there are many of sellers of a particular product, but the product of a seller in same way some way differentiated in the minds of consumer from the product of every other seller. तो यहाँ पे monopolistic competition एक ऐसी मार्केट सिचुएशन होती है जहाँ पे बहुत सारे सेलर्स होते हैं बट उनका जो प्रोडक्ट होता है दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंट होता है बट दे आर क्लोजली सब्स्टिट्यूटेबल। अब हम इसके देखते हैं फीचर्स क्या है या assumption क्या है। लार्ज नंबर ऑफ buyers and sellers, large number of buyer and seller, but the size of each firm is small. Each firm has a limited control over the market. Each firm has to decide its price policy independently. देखो यहाँ पे जब हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करते हैं तो बहुत सारे सेलर्स होते हैं, बहुत सारे बायर्स होते हैं, बट हर एक फर्म का लिमिटेड कंट्रोल होता है। हर एक फर्म इंडिपेंडेंटली जो है अपनी प्राइस पॉलिसी डिटरमिन करती है क्योंकि उसका प्रोडक्ट जो होता है डिफरेंशिएटेड होता है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब होता है जिसको हम हिंदी के अंदर कहते हैं वस्तु व भेद्यता, कि वस्तुओं के अंदर जो है डिफरेंशिएशन होता है, where the buyer जो है डिस्टिंग्विश कर सकता है कि ये जो प्रोडक्ट है, ये दूसरी कंपनी का है। शेप, कलर, ड्यूरेबिलिटी, क्वालिटी और साइज़ के बेसिस पे हो सकता है। जैसे टाटा टी और ताजमहल टी को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। पैकिंग के हिसाब से उसकी पैकिंग ब्लू होती है, उसकी पैकिंग ग्रीन होती है। तो जैसे लक्स भी है, गोदरेज भी है, डव भी है, सिंथोल भी है। तो ये सब जो है इनको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यहाँ पे भी क्या है कि हर एक फर्म जो है एंटर कर सकती है, फर्म जो है छोड़ के जा सकती है। जैसे परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर होता है। पेटेंट राइट्स एंड ट्रेडमार्क जो है ये काफ़ी सारा मतलब प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के अंदर इनका रोल बहुत सिग्निफिकेंट होता है कि जब हम कोई चीज़ रिसर्च करके बनाते हैं, उस चीज़ को रजिस्टर कर लेते हैं, तो दूसरा जो है उसको यूज़ नहीं कर सकता।
सेलिंग कॉस्ट। देखो यहाँ पे जब हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो फर्म होती है उसको बहुत सारा पैसा जो है एडवर्टीजमेंट और पब्लिसिटी के ऊपर खर्च करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे जो बायर्स और सेलर्स होते हैं उसको मार्केट के बारे में जो है प्रोडक्ट के बारे में इतनी नॉलेज नहीं होती। इसलिए क्या होता है कि लोगों को अवेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी करनी पड़ती है। टीवी के अंदर, मैगज़ीन्स के अंदर, जर्नल्स के अंदर बहुत सारी जो है एडवर्टाइज़मेंट करनी पड़ती है। हर एक फर्म की अपनी प्राइस पॉलिसी होती है और उसका जो एवरेज रेवेन्यू कर्व है, जैसे ये इसका एवरेज रेवेन्यू कर्व है, ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ये एमआर है, एमआर इसके नीचे लाया करता है। इसका मतलब होता है कि ज़्यादा यूनिट अगर हमने सेल करने हैं तो वी हैव टू रिड्यूस द प्राइस। और जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, उनकी लिमिटेड मोबिलिटी होती है। अब जैसे मेरे को बॉम्बे में काम मिलता है, तो मैं बॉम्बे नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि मेरी लिमिटेड मोबिलिटी है, मेरी फैमिली यहाँ पे रहती है। और उसी तरह जो बायर और सेलर्स होते हैं, उनको जो प्रोडक्ट है उसके बारे में, प्राइसेज़ के बारे में, मार्केट कंडीशंस के बारे में पूरी नॉलेज नहीं होती। नॉन प्राइस कंपटीशन। देखो यहाँ पे जो फर्म्स होती हैं एक दूसरे को प्राइस के बेसिस पे compete नहीं करती। वो क्या करती हैं कि जैसे मान लो firm compete with another in offering gifts free and other services to attract more and more customers। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो फर्म्स हैं वो प्राइस को रिड्यूस नहीं करते। वो करते हैं कि जैसे मान लो ₹50 में पहले आपको सर्फ दे रहे थे 500 केजी 500 ग्राम, अब वो कह देते हैं कि हम आपको ₹50 में 600 ग्राम्स देंगे, या इसके साथ कोई जार दे देंगे, या इसके साथ कोई स्पून दे देंगे, या जैसे बॉर्नविटा के साथ कप फ्री दे देते हैं। तो इस तरह से नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन होता है कि प्राइस को रिड्यूस नहीं किया जाता, बट उसके साथ कोई कूपन लगा दिया या कोई गिफ्ट लगा दिया या उसी प्राइस के अंदर की क्वांटिटी इंक्रीज कर दी। जो डिमांड कर्व है इसकी जो शेप होती है डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। यहाँ पे हम आउटपुट लेते हैं, यहाँ पे हम रेवेन्यू लेते हैं। मोनोपोली के अंदर ये लेस इलास्टिक होते हैं और मोनोपोलिस्टिक के अंदर ये मोर इलास्टिक होते हैं। तो ये एआर है जो कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। ये एमआर है जो कि इसके नीचे लाया करती है। एमआर का मतलब होता है कि जब हम एडिशनल यूनिट सेल करते हैं तो उससे जो एडिशनल रेवेन्यू प्राप्त होता है। एआर जो होता है दैट इज द टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय द आउटपुट। जनरली इसको हम क्या देते हैं, प्राइस ऑफ द यूनिट। तो ये जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, जिसका मतलब होता है कि ज़्यादा यूनिट सेल करने के लिए वी हैव टू रिड्यूस द प्राइस। कॉस्ट कर्व इसके अंदर यू शेप्ड होते हैं, पहले फॉल करते हैं, फिर मिनिमम पॉइंट तक पहुँचते हैं। फिर उसके बाद जो है ये वाला हिस्सा जो है फॉलिंग हिस्सा है, ये मिनिमम पॉइंट पे पहुँच गया, फिर उसके बाद ये राइज़ करना शुरू कर देता है। और सेलिंग कॉस्ट जो होती है उसका भी जो शेप होता है यू शेप होता है। शॉर्ट रन पीरियड इक्विलिब्रियम इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। शॉर्ट रन वो सिचुएशन होती है जिसके अंदर क्या होता है कि फिक्स फैक्टर्स होते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं। अगर हमने प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो हम वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करते हैं। शॉर्ट रन के अंदर जितनी हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है उसी तक हम अपने काम को इंक्रीज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। फर्म उस वक्त जो है इक्विलिब्रियम में होती है जहाँ पे जो एमआर है वो एमसी के बराबर होता है, और जो एमसी है उसको जो है यहाँ पे एक मिनट में इसको इस कर दूँ। एम एमआर जो है दैट इज़ द मार्जिनल रेवेन्यू व्हिच इज़ इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, और मार्जिनल कॉस्ट जो है एमआर को नीचे से कट करे, तो जाके इक्विलिब्रियम में होता है। ये जो कंडीशन है ये नेसेसरी कंडीशन है कि एमआर इज़ इक्वल टू एमसी और एमसी मस्ट कट एमआर फ्रॉम द बिलो, दैट इज़ द सफिशिएंट कंडीशन। अगर दोनों कंडीशन हमारी पूरी होती हैं, जिस पॉइंट पे जाके एमआर एमसी के बराबर होता है और एमसी एमआर को नीचे से कट करता है। और उसी तरह क्या है कि प्रॉफिट अवेलेबल डिपेंड्स अपॉन द डिमांड ऑफ द गुड्स एंड एफिशिएंसी ऑफ द फर्म। तो यहाँ पे जो जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि जो शॉर्ट रन पीरियड है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो डिपेंड करता है कि फर्म कितनी एफिशिएंट है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो 3 सिचुएशंस हो सकती हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है, मिनिमम लॉस हो सकता है। शॉर्ट रन के अंदर जो फर्म है उसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, और अगर लॉस है तो वो उस लॉस को मिनिमाइज़ करने की कोशिश करती है। पहली सिचुएशन हम देखते हैं कि जहाँ पे हमारी जो फर्म है दैट इज़ अर्निंग द सुपर नॉर्मल प्रॉफिट।
तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे डायग्राम हमने बनाना है तो इसकी लेबलिंग करनी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हम आउटपुट लेते हैं, इधर हम रेवेन्यू एंड कॉस्ट लेते हैं और इधर ये एआर है, ये एमआर है। तो यहाँ पे ये हमारी एवरेज कॉस्ट कर्व है, ये हमारी जो है एमसी है, जो इसके मिनिमम पॉइंट से यहाँ से गुजरती है। अब देखो ये एमआर है, तो यहाँ पे एमसी जो है इसको नीचे से कट करिए, तो दिस इज द पॉइंट वेयर द इक्विलिब्रियम इज। यहाँ पे ई बिंदु हम कर देंगे, इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे ये प्राइस हो जाएगी, और जब हम कॉस्ट से इधर करेंगे तो ये कॉस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि रेवेन्यू और कॉस्ट के बीच में कितना डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड द सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो हम इस डायग्राम से भी समझते हैं, यहाँ पे आउटपुट है, यहाँ पे हम देखते हैं कि ये एम आर है, ये ए आर है, ठीक है। ये जो है हमारी एवरेज कॉस्ट है और ये हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस बिंदु पे ये कट कर रहा है, तो दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे ये प्राइस है और ये जो है कॉस्ट है। तो ये जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड द सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। और उसी तरह शॉर्ट रन के अंदर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है कि जहाँ पे प्राइस जो है एवरेज कॉस्ट के बराबर है। तो यहाँ पे देखो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम वही है, जैसे यहाँ पे हम नहीं लेते हैं, आउटपुट लेते हैं, यहाँ पे हम रेवेन्यू और कॉस्ट लेते हैं, यहाँ पे हम ए आर और ये एम आर है, और यहाँ पे हम इस तरह से, तो थोड़ा सा जब एग्जामिनेशन में बनाना है तो इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके बना लेते हैं, ताकि, तो ये हमारा, तो यहाँ पे एम सी जो है एम आर को नीचे से कट कर रही है, दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। और यहाँ पे ये प्राइस है जो कि एवरेज कॉस्ट के बराबर है, तो यहाँ पे हमें नॉर्मल प्रॉफिट जो है मिल रहा है। या आपने इसी तरह से लिखना है कि इस सिचुएशन के अंदर जो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, जहाँ पे एम सी जो है, दिस इज द पॉइंट, यहाँ पे देखो ये वाला जो पॉइंट है दिस इज द ई पॉइंट, जहाँ पे हमारी दोनों कंडीशंस पूरी होती हैं, जहाँ पे एम सी जो है एम आर के बराबर है और एम सी जो है एम आर को नीचे से कट कर रहा है, और यहाँ पे ये प्राइस है और ये एवरेज कॉस्ट के बराबर है। और उसी तरह ही देखो जो शॉर्ट रन है उसके अंदर कोई फर्म जो है अपने लॉस को मिनिमाइज करने की भी कोशिश करेगी। यहाँ पे हम पहले समझते हैं थोड़ा सा कि क्या होता है। जैसे प्राइस जो है हमारी जो मतलब जब हम मैन्युफैक्चर करते हैं तो हमारी शॉर्ट रन के अंदर एक फिक्स कॉस्ट होती है, एक वेरिएबल कॉस्ट होती है। अगर हम अपने बिजनेस को डिसकंटिन्यू भी कर देते हैं तो भी हमें जो है फिक्स कॉस्ट जितना लॉस बेयर करना पड़ता है। तो वहाँ पे हम ये चेक करते हैं कि अगर हमारी प्राइस जो है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर है या उससे ज़्यादा है तो हम कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये एमसी जो है ये एमआर को इस बिंदु पे कट करता है, और यहाँ पे जो हमारी प्राइस है दैट इज इक्विवेलेंट टू द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। हमारी एवरेज कॉस्ट जो है इतनी है, तो ये हमारा मिनिमम लॉस, सॉरी ये हमारा जो है मिनिमम लॉस है। अगर हमारी प्राइस जो है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इस बिंदु से भी नीचे चली जाएगी, तब हम बिजनेस को जो है ये इसको शट डाउन पॉइंट भी कह देते हैं, कि अगर हमारी प्राइस जो है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से नीचे चली जाती है तो वहाँ पे हमारा जो लॉस है वो ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि कुछ पार्ट हमें फिक्स कॉस्ट का बेयर करना पड़ता है, कुछ पार्ट हमें वेरिएबल कॉस्ट का बेयर करना। ये जो शॉर्ट रन है उसके अंदर फर्म जो है हमेशा अपने लॉस को मिनिमाइज करने की कोशिश करती है। वो देखती है कि मेरी प्राइस जो है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज़्यादा होनी चाहिए या उसके बराबर होनी चाहिए। लॉन्ग पीरियड वो पीरियड होता है जिसके अंदर मतलब सारे फैक्टर जो होते हैं वेरिएबल होते हैं। फर्म जो है अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को, जितनी डिमांड इंक्रीज हो रही है उसके मुताबिक अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को वो चेंज कर रही है। फर्म जो है अपनी साइज ऑफ प्लांट्स एंड मशीनरी को चेंज कर सकती है, न्यू फर्म्स एंटर कर सकती हैं, पुरानी फर्म जो है छोड़ के जा सकती है। अगर फर्म जो है उनको बहुत ज़्यादा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है तो बहुत सारी फर्म जो होती हैं वो इंडस्ट्री के अंदर एंटर कर जाती हैं, जिससे क्या होता है कि सप्लाई बढ़ जाती है। तो जो लोगों जो फर्म का सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है वो नॉर्मल प्रॉफिट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि जब बहुत सारी फर्म्स आ जाएंगी तो उनकी सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो प्राइसेस कम हो जाएंगी तो प्रॉफिट्स भी कम हो जाएंगे।
लॉन्ग रन के अंदर अगर फर्म जो है लॉस है उसको, तो वहाँ पे क्या है कि वो बहुत सारी फर्म जो है छोड़ के चली जाएगी, तो सप्लाई कम हो जाएगी, तो ऑब्वियसली प्राइस बढ़ जाएगी, तो फर्म जो है उनका जो लॉस है वो नॉर्मल प्रॉफिट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू चैम्बरलिन इन द लॉन्ग रन फर्म ज़्यादातर नॉर्मल प्रॉफिट्स ही कमाती हैं, बट कुछ एक्सेप्शनल फर्म्स होती हैं जो एफिशिएंट फर्म्स होती हैं, जिनको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी जो है अवेलेबल होता है, और वो बहुत उनका जो है सुपर एफिशिएंट फर्म जो होती हैं। उसी तरह हम लॉन्ग रन के अंदर देखते हैं कि लॉन्ग रन के अंदर जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, तो यहाँ पे देखो, ये हमारी जो यहाँ पे ये दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ये हमारी जो है एमसी है, इस तरह से ये हमारा जो है, तो ये जो बिंदु है यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जितनी प्राइस है उतना ही एवरेज कॉस्ट है। तो यहाँ पे हम कह देते हैं कि हमारी जो लॉन्ग रन के अंदर जो है सारी फर्म जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस है दैट इज इक्वल टू दी दैट इज इक्वल टू दी एवरेज कॉस्ट। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम वही है, एमसी जो है एमआर के बराबर होना चाहिए, एमसी जो है एमआर को नीचे से कट करे। तो आपको डिटेल के अंदर भी वीडियो मिलेगा एक्सेस कैपेसिटी का। इसी डायग्राम के अंदर ही हम देखते हैं कि यहाँ पे देखो, जैसे ये फर्म है, तो ये इसका मिनिमम पॉइंट है, ये वाला, लेकिन फर्म जो है इससे पहले ही यहाँ पे स्टॉप कर देती है। तो ये फर्म अगर यहाँ तक प्रोड्यूस करती तो ये इसका मिनिमम पॉइंट था जिस तक ये ऑप्टिमम प्रोडक्शन थी। इससे पहले ही ये बंद कर दिया, तो ये वाला हिस्सा जो है एक्सेस कैपेसिटी। अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट जो है दैट इज नॉट मिनिमम एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट, नॉर इज द प्रोड्यूसर इज प्रोड्यूसिंग द ऑप्टिमम पॉइंट, क्योंकि मिनिमम पॉइंट एवरेज कॉस्ट का जो मिनिमम पॉइंट है वहां तक प्रोडक्शन नहीं होती उसके पहले ही। जैसे ये जो है हमारा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का है, तो ये इसका मिनिमम पॉइंट है, तो यहाँ तक प्रोडक्शन होनी चाहिए। और अगर उससे पहले ही स्टॉप हो जाती है, तो हम कहते हैं कि उसने जो है उसके पास इतनी जो है एक्सेस कैपेसिटी है। Under monopolistic competition, long run average cost curve is not minimum at the equilibrium point, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पहले यहाँ पे ही हो जाता है, मिनिमम पॉइंट पे नहीं होता, और यहाँ पे ऑप्टिमम प्रोडक्शन नहीं होती, तो इसको हम एक्सेस कैपेसिटी कहते हैं। तो जो है ये यहाँ पे जो 3 तरह के हम कंक्लूज़न निकाल सकते हैं। एक तो यहाँ पे फर्म जो है, क्योंकि यहाँ पे फर्म जो है, क्योंकि प्राइस जो होती है एवरेज कॉस्ट के बराबर होती है, नॉर्मल प्रॉफिट होता है, और ये जो प्राइस होती है हायर देन द परफेक्ट कॉम्पिटिशन होती है, और ऑप्टिमम प्रोडक्शन से जो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन के है, अगर ये मिनिमम पॉइंट तक होती तो ऑप्टिमम होती, ये उससे पहले ही स्टॉप हो जाती है तो ये लेस देन ऑप्टिमम होती है। एक्सेस कैपेसिटी के ऊपर जो है मैं अलग से सेपरेट जो है वीडियो डालूँगी, कि एक्सेस कैपेसिटी जो है एक इम्पोर्टेंट कांसेप्ट है।